नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 27 अगस्त को वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। वहीं हरियाणा में 90 में से 73 सामान्य सीटें हैं, 17 ऐसी सीटें हैं। वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। बात अगर नामांकन की करें तो नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी, जबकि 16 सितंबर की अगर बात की जाए तो नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। में 11,000 date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October and everything would be over, wind up on 6th of October. Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले वो जमहूरियत की ताकत का एक चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सीएम सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव हैं और हम चुनाव आयोग की तारीखों का स्वागत करते हैं। इस चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी भी है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे भी आएंगे। इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत दिनों से तारीखों का इंतजार हो रहा था। विज ने कहा कि उन दिनों मौसम भी काफी अच्छा होता है, चुनाव लड़ने का भी मजा आता है और लोग भी अच्छी संख्या में आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हमेशा से ही तैयार रहती है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं, हमेशा ही फील्ड में रहते हैं। अनिल विज ने दावा भी किया कि बीजेपी अपने दम पर अकेले हरियाणा में सरकार बनाएगी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया है। दीपेंद्र हुड्डा की तो पार्टी नहीं है कोई। कांग्रेस पार्टी के 15-20 साल से चुनाव ही नहीं हुए। ये तो पार्टी नहीं है, ये तो कुनबे हैं जुड़े हुए, गैंग्स हैं ये जुड़े हुए। ये तो चुनाव आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। वास्तव में तो चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। इनकी तो कोई, जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है वो तो देश प्रदेश की प्रजातंत्र की रक्षा ही नहीं कर सकते। इसको तो मान्यता ही नहीं देनी चाहिए प्रजातंत्र की। इनके तो जब चुनाव ही नहीं होते हैं, इसको तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी हरियाणा चुनाव समिति के सह प्रभारी विप्लव देव ने तो मार्च में चारों मंडलों के कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग ली है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से चुनाव में जुट गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती हैं, जो कि पार्टी के शिखर तक पहुंचाते हैं और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विप्लव देव ने कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, सरकारी नौकरियां पैसे और सिफारिशों के दम पर मिलती थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े नेता हमारे बीच में आए हैं कार्यकर्ता स्तर पे और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मैं मानती हूँ कि तीसरी बारी सब जोरों शोरों से लगेंगे भारतीय जनता पार्टी लगाने में और एक बार फिर से ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तो शाम से आपको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। आपका क्या कहना है? जैसे पार्टी सर, आज चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की हरियाणा की तारीखों की घोषणा की है, क्या तैयारी है आपकी बीजेपी की? और आपने मीटिंग भी ली है कार्यकर्ताओं को, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, ये इलेक्शन हरियाणा के स्वाभिमान को और हरियाणा को बचाने का इलेक्शन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बाकी इंडी गठबंधन के जो भी पार्टी है, विशेष करके कांग्रेस, ये लोग हरियाणा के किसानों को, हरियाणा को नौजवानों को, हरियाणा को बेटियों को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्शन नहीं जीतना चाहते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सोनीपत में मेगा पौधारोपण अभियान चलाया गया है। इस मौके पर वन विभाग ने 2.5 लाख पौधे रोपित किए हैं। गांव रालौद से पौधारोपण अभियान की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ने की है और इस दौरान उन्होंने स्वयं पौधारोपण भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान हरियाणा में कायम रहा है। ये जो पेड़ लगाने का काम अरोवर गांव में हुआ है जिला सोनीपत प्रशासन के द्वारा, और ये अभियान श्रावण मास के पूरे महीने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में चला और हरियाणा ने भी अहम भूमिका उसमें निभाई है और हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं। हमारे सोनीपत जिला में भी 2.5 लाख पेड़ प्रशासन के द्वारा लगे हैं और आज यहाँ रोहत गांव में भी लगभग 10 एकड़ के आसपास जमीन है। तैयार किया जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम मुहिम जैसे कार्यक्रम से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को ग्रीन सिटी की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन का एक विभाग एक पेड़ मां के नाम मुहिम के साथ जुड़ा है। आमजन को भी अभियान में शामिल कर रहा है। साथ ही जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र में 2.5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। राज्य मंत्री ने भी कहा कि आज प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। प्रशासन के द्वारा 1000 पेड़ पुलिस लाइन में लगाए गए। मैं धन्यवाद करता हूं आकाश इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने मिलकर इसमें कार्य किया। पूरे प्रशासन ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से मोदी का धन्यवाद करता हूं। पौधा लगाना बहुत जीवन के अंदर जरूरी है। हमें ऑक्सीजन जो मिलती है तो वृक्षारोपण के द्वारा मिलती है। वृक्षारोपण हर आदमी को, इंसान को करना चाहिए। आज हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी वृक्षारोपण का होना अच्छा है। तो देख रहा था जिस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पौधा जो लगाया है, अलग से मेडिसिन मिलती है, ऐसे पौधे लगाने हमारे लिए बहुत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार अपने गांव डाबरा पहुंचे हैं। संजय का हिसार में जोरदार स्वागत किया गया। संजय ने अभिनंदन करते हुए सबका धन्यवाद किया। गांव में पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर फूल बरसाकर संजय का स्वागत किया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर संजय ने यह भी कहा कि इसके पीछे टीम के कोच और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है।
उन्होंने कहा कि इस बार के ओलंपिक में हम पदक का रंग बदलना चाह रहे थे, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। खुशी की बात यह भी है कि हम ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब हो पाए हैं। चंडीगढ़ से पहुंचे हॉकी कोच गुरविंदर सिंह ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है, हम हॉकी खेल में एक बार फिर से विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हॉकी टीम में संजय का खेलना चंडीगढ़ और डाबड़ा गांव के लिए बड़ी बात है। डाबड़ा गांव के हॉकी कोच राजेंद्र सिहाग ने यह भी कहा कि एक कोच होने के नाते संजय के घर आने पर बहुत खुशी है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बाकी सम्मानित मंच बहुत ज्यादा पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी न्यूज तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये है गांव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया, मैंने गांव को कर ये सोच के मैंने ये बच्चे को तराशने की कोशिश की। मैं अपनी मेहनत के बल पे आज ओलंपिक में मेडल लेकर आया, तो इससे बड़ी मेरे को खुशी है। संजय को आपने कोचिंग दी, संजय के अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं वो गांव के आप तैयार कर रहे हैं, क्या रणनीति और किस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं कि आपके इस गांव से संजय की तरीके से और भी प्लेयर निकले और देश का प्रतिनिधित्व करें? आप कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में जो टीम का जो कैप्टन है इंडिया का 2023 में जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसके अंदर जो कैप्टन है वो रोहित है, वो मेरे गांव से गांव का है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे, जिस तरीके से भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता, ओलंपिक में लगातार दूसरा ओलंपिक और लगातार दूसरा ही मेडल? इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है कोचिज का और प्लेयर्स का, कि जैसे पिछली बार आया मेडल बहुत सालों के बाद, तो उसके बाद इस बार उम्मीद थी कि हम मेडल का कलर चेंज करें और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें। तो चलो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हमने बैक टू बैक दूसरा मेडल जीता, तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआ की। सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हॉकी में वर्ल्ड में अपना स्थान दोबारा बना चुके हैं। पिछली बार भी हम ब्रॉन्ज मेडल थे और अब भी ब्रॉन्ज मेडल। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि चंडीगढ़ के लिए और आपके गांव डाबरा के लिए कि उस टीम में जिसका मेडल आया उसका हमारा एक लड़का संजय भी एक मेंबर है। और यही कहना चाहूँ कि ऐसे होनहार लड़के पूरे देश में हों और नेक्स्ट टाइम हम अब ब्रॉन्ज मेडल लिया तो नेक्स्ट टाइम हम खबर जुलाना से है, जहां पर NH 152D पर एक भीषण रोड हादसा हो गया है, जिसमें सवारी से भरी एक निजी बस हाईवे पर खड़े ट्रॉला से टकरा गई है। इस हादसे में बस चालक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बस में सवार लगभग 27 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने राहत कार्य चलाया। इस दौरान घायल लोगों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिनमें से 17 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक PGI रेफर किया गया है। हादसे को लेकर मौके पर पहुंचे जुलाना थाना प्रभारी विनोद कुमार ने जानकारी भी दी है। ये कोई ट्रेवलर बस थी जिसमें सवारियां थी जो जयपुर से अमृतसर जाना बताई गई है, और ये इस ट्रेले में पीछे से टक्कर हुई है इनकी। क्या सर ये ट्रेला खराब था, किस तरह खड़ा हुआ था? ये अभी ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं इनका, अब ये कंफर्म किया जाएगा। सर कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने घायल? मौके पर एक ड्राइवर की डेड बॉडी मिली है जो भिजवाई गई हॉस्पिटल में, बाकी इंजर्ड हैं जिनके बारे में अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है। सर ये जो इंजर्ड थे लोग कहाँ भेजा गया है? CHC जुलाना भेजा गया, फर्स्ट वहां से रेफर किया गया है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने करीब 10 दिन पहले कंग कॉलोनी के घर में महिला को बंधक बनाकर लूट मामले के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट मामले की वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 50 लाख रुपए, करीब 700 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्णदीप सिंह रंधावा ने मामले की जानकारी दी है।
एक लगभग 10 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो कि कंग कॉलोनी थानेसर के अंदर रहती थी, उसको बंधक बनाकर कुछ लोगों द्वारा उसके घर से सोने जेवरात की लूटपाट को अंजाम दिया गया था। तो उसके ऊपर हमने जो तफ्तीश थी वो CIA 1 को ट्रांसफर की थी और CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए जितने भी आस पड़ोस के CCTV कैमरास थे उनको खंगाला। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर और सामान चोरी करने के 3 आरोपियों और चोरी का सामान खरीदने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने के औजार सहित वारदात के प्रयोग में कार को भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि SDO बिजली विभाग पीपली कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बताया गया कि किसानों के खेतों से 20 kVA ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया गया, जिसे लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर चोरी हुए ट्रांसफार्मर के सामान का आकलन किया है और सभी आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की मामले की जांच में भी जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से ट्रांसफार्मर की घटनाएं देखी गई थी और इसमें प्राइमरीली लेटेस्ट 28-29 की जुलाई की रात को कुछ नामालूम लोगों द्वारा कडामी के एक किसान के खेत से 20 kV का ट्रांसफार्मर चोरी किया गया था, जिसके बारे SDO साहब लोकल द्वारा कंप्लेंट दी गई थी और उसके ऊपर सदर थानेसर के अंदर पर्चा दिया गया था। इसी के ऊपर काम करते हुए CIA शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के विशेष प्रयासों से सरस्वती नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव खेड़ी मारकंडा में 8.50 MLD क्षमता वाला नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया जाएगा। इस कार्य पर 30,16,65,000 रुपए की राशि खर्च होगी। ग्राम पंचायत द्वारा इस प्लांट को लगाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पास किया गया और यह प्लांट निसंदेह जनता के लिए हितकारी साबित होगा। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि STP के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आगामी 1 या फिर 2 दिन में टेंडर खुल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इस प्लांट के लगने से सरस्वती नदी में जो गंदा पानी जाता था उस पर भी अब रोक लगाई जाएगी। देखिए, आज तक हमारे क्षेत्रों में एक भी सीवर ट्रीटमेंट नहीं लगा था। हमने 2 सीवर ट्रीटमेंट लगाए, एक नरकाधारी में लगाया, एक खेड़ी मारकंडा लगाया और एक और खेड़ी मारकंडा के लिए गांव के लिए भी और पिपली तक एक और सीवर ट्रीटमेंट लगा दिया, हमने पास करा दिया। उसका टेंडर मंगलवार को खुल जाएगा। 26 करोड़ रुपए का एक और सीवर। अब खेड़ी मारकंडा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि उनको सीवरेज का पूरा कार्य मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, खुशी की बात है खेड़ी मारकंडा और आस पास के लोगों को। इसके लिए बहुत बड़ा, हम तो 20 साल आगे का विजन लेके चल रहे हैं। हिसार के खरड़ अलीपुर में 3 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसके साथ ही खड़े 3 दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही वहां से भाग निकले। युवक की छाती में आपको बताते चले कि 2 गोलियां मारी गई और युवक को कुल 5 गोलियां लगी हैं। मरने वाला युवक 28 साल का आनंद हिसार की खरड़ अलीपुर का गांव का है। वहीं वारदात का पता चलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए हिसार के सपड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस का भी कहना है कि आनंद अपने 3 साथियों अंकित, अनूप और राहुल के साथ में किसी काम से बाहर गया था। जब वे गांव के अड्डे पर अपनी गाड़ी को रोककर सामान खरीदने लगा, तभी अचानक से 3 बदमाशों ने
आनंद समेत चारों युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम चौक पर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने एकत्रित होकर कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की मांग की है। तुलाराम चौक से भगवान परशुराम चौक तक हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल हुए डॉक्टर्स ने भी कहा कि कलकत्ता में जो भी एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो बड़ी ही शर्मनाक घटना है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और केंद्र सरकार इस मामले को पर कड़ा एक्शन ले और साथ ही केंद्र इसकी जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाए। तुरंत दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, जिसमें समाज में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपने प्रदर्शन किया है और क्या आज विगत दिनों हमारी एक रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में उस गुड़िया उस डॉक्टर का वर्चुअली मर्डर हुआ है और उसका ग्रुप में रेप किया गया है और उस गुड़िया की पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे और उस गुड़िया को जस्टिस मिले। हर जितने भी बच्चे जो भी डॉक्टर्स पासिंग आउट स्कूल बच्चे हमारे दूर दूर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ से करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर भी हमला हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में ले, जहाँ से CBI है वो अपने करे और डॉक्टर से आम आदमी की रक्षा करे। ये हमारा संदेश है लोगों के समाज के लिए, सरकार के। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि समाज कब जागे। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि सब तरह के बल होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं। ये मार्च निकालने का एक ही कारण है कि आम लोग क्यों नहीं बोल रहे। डॉक्टर्स को अलग से क्यों बोला गया है, अलग से डॉक्टर को ही क्यों बोलना पड़ रहा है और लोग क्यों नहीं आ रहे। ये मार्च निकालने का मतलब है चारों तरफ लोग आप देख रहे हो, देखने के लिए रुके हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वो डॉक्टर थी लेकिन थी तो एक औरत ना, एक महिला के साथ अब दुर्व्यवहार हुआ, उसको जीने का हक छीन लिया गया। नहीं, आम आदमी का क्या हाल होगा आप सोच के देखो। आम जो मणिपुर में हुआ था, आम बेटियां थी, कितना बुरा हाल हुआ। वो चल फिर भी अग्री कर ले, कम से कम एक डॉक्टर बेटिया अगर देश में सुरक्षित नहीं है ना तो आम आदमी की आप कल्पना कर सकते हो कि इतनी 77वीं वर्षगांठ बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आजादी के 70 के साल भी ये हालात है। तो बहुत देश को, बहुत कुछ आम जनता को बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। और तुरंत ऐसा इनका नतीजा बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए और तुरंत की तुरंत इनका नतीजा आना चाहिए ताकि लोगों को आंखें खुले। नहीं तो ऐसा जो करने वाले थे वो कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।